नमस्कार बच्चियों, जैसे कि हमारा जयशंकर प्रसाद चले थे। जयशंकर प्रसाद के बारे में हमने पढ़ी लिया है। 1889 में इनका जन्म है काशी में। वर्तमान में जिसका नाम वाराणसी है और 1936 में इनकी क्या हो गई है, मृत्यु हो गई है। तो जयशंकर प्रसाद के बारे में जैसे हमने पढ़ा समझा, छायावादी कवि है। छायावाद के बारे में हमने व्याख्या कर दी है। छायावाद को काफी लंबे समय तक समझा कि छायावाद क्या होता है। इसके बाद में जयशंकर प्रसाद के इसकी कविता आती है प्रमुख रूप से पेशोला की प्रतिध्वनि। पेशोला यानी कि कौन सी झील का नाम दिया है यहाँ पर? पेशोला। पेशोला यानी कि पिछोला झील। कौन सी झील है? पिछोला झील। वैसे एक गांव है पिछोली, गांव का नाम है पिछोली। कौन सा नाम है गांव का? पिछोली गांव है। और पिछोली गांव कहां पर है? उदयपुर में। पेशोला, पेशोला का नाम ही है पिछोला। और पिछोला झील कहां पर है? पिछोली गांव है। पिछोली गांव के पास में ये झील बनी है जिसका नाम है पिछोला झील, जो कि कहां पर है? उदयपुर में। पिछोला झील के किनारे पर ही क्या बने? महाराणा प्रताप के महल बने। क्या बने? महल बने। जैसे कि माना कि ये क्या है? एक झील है। यह है कौन सी झील? पिछोला झील। और यहां पर बने हैं महाराणा के महल। क्या बने हैं? महाराणा के महल बने हैं ऊंचे ऊंचे। क्या बने हैं? महाराणा के महल बने हैं। पिछोला झील है। पिछोला झील के किनारे पर ही, पिछोला झील की पाल पर ही क्या बने? महाराणा के महल बने। लेकिन आज ये महल जो हैं ये क्या हो गए हैं? टूट फूट चुके हैं। इनके जो गुम्बद वगैरह हैं टूट फूट गए हैं। क्यों? क्योंकि इन महलों की, इन किलों की कोई देखभाल करने वाला नहीं है, कोई देखरेख करने वाला नहीं है, कोई सजाने संवारने वाला नहीं है। तो ये खंडहर के रूप में आज किस में बदल गए हैं? ये जो महल थे किस में बदल गए? खंडहर में। ये कभी महल हुआ करते थे, आज भी महल है अवशेष के रूप में, लेकिन ये खंडहर हो चुके हैं। खंडहर हो चुके हैं और खंडहर होकर के टूट फूट चुके हैं, बिखर चुके हैं। तो ये पिछोला झील है। पिछोला झील में इस महलों की क्या पड़ रही है? टूटे फूटे महलों की परछाई। क्या पड़ रही है? परछाई पड़ रही है। और पिछोला झील का जो पानी भरा हुआ है, इसमें क्या भरा हुआ है? पानी। ये पानी कैसा है? बिल्कुल शांत है, शांत पानी है। ऊर्मी नहीं चल रही है, लहरें इसमें नहीं चल रही हैं। पिछोला झील का जो पानी है एकदम शांत है। और इस शांत में, शांत पानी में यानी पानी में चहलकदमी नहीं हो रही है, लहरें नहीं चल रही हैं। और इन महाराणा के टूटे फूटे महलों की क्या पड़ रही है इस पानी में? परछाई। तो कवि जयशंकर प्रसाद बताते हैं कि ये जो महलों की जो परछाई इस पिछोला झील के पानी में पड़ रही है, निश्चित ही आज ये पानी शांत है। इन महलों से, इन किलों से कोई आवाज नहीं आ रही, कोई ढोल नगाड़े नहीं बज रहे, कोई शहनाइयां नहीं बज रही, कोई तुरही नहीं बज रही। लेकिन ये सब बयां करते हैं, ये सब बताते हैं, ये टूटे फूटे जर्जर महल भी आज हमें याद दिलाते हैं उन महाराणाओं की, जिस समय यहाँ कभी ढोल नगाड़े बजा करते थे, कभी शहनाइयां बजा करती थी, कभी नाच रंग हुआ करता था, कभी यहाँ खुशियों का वातावरण होता था। हमेशा ये महल प्रकाशित हुआ करते थे, हमेशा ये महल जगमगाते रहते थे। तो इन महाराणाओं के महलों की जो परछाई है, ये परछाई कौन सी झील में पड़ रही है? पिछोला झील में। और पिछोला झील में जो टूटे फूटे महलों की जो परछाई है,
इस टूटे फूटे महलों की परछाई को देख करके स्वयं जयशंकर प्रसाद कवि कहते हैं कि मैं उद्वेलित हो जाता हूँ, मैं बेचैन हो जाता हूँ, मैं व्याकुल हो जाता हूँ कि बताओ जो महल कभी नाच रंग की भूमि हुआ करते थे, जिसमें युद्ध की मंत्रणा की जाती थी, बड़ी बड़ी मीटिंग की जाती थी, बड़ी बड़ी सभाएं की जाती थी, जहां पर बैठ करके बड़े बड़े फैसले लिए जाते थे, जहां से बैठ करके पूरे राज्य का संचालन किया जाता था, पूरे राज्य की देखभाल की जाती थी। राजा वहां बैठते थे, मंत्रीगण वहां बैठते थे, उनके सरदार बैठते थे, जमींदार बैठा करते थे, सामंत बैठा करते थे। आज वो महाराणा के महल एक जर्जर अवस्था में, टूटी फूटी अवस्था में, और उनकी जो परछाई है, जब उनकी परछाई इस पानी में पड़ती है तो उन महाराणाओं की याद दिलाती है, उनकी कुर्बानी की याद दिलाती है कि बताओ जो महल कभी नाच रंग की भूमि हुआ करते थे, कभी युद्ध क्षेत्र की जहां पर विचार विमर्श होता था, आज वो महल एकदम टूटी फूटी अवस्था में, जर्जर अवस्था में है। बताओ भाई, ये कहता है यहाँ पर कि कैसे दिन आ गए, कैसे वो दिन फिर गए, कहाँ गए वो दिन जहां पर यहाँ पर हमेशा ही खुशियां हुआ करती थी, हमेशा ही नाच रंग हुआ करता था। तो इस सब को देख करके ऐसे वातावरण से कभी जयशंकर प्रसाद कैसा हो गया है, एकदम बेचैन हो गया है, व्याकुल हो गया है। अरे इन महाराणा के महलों की आज कोई देखभाल करने नहीं बचा क्या? आज कोई इनकी परवरिश नहीं कर सकता क्या? आज इनको सही संभाल नहीं सकता क्या? ऐसा कोई है? तो देखो कितना बढ़िया दिया है पद है, कौन लेगा भार यह। समझने की कोशिश करना, ये सब टूटे फूटे महलों की परछाई सब पड़ रही है। ये जो कभी महल हमेशा अच्छी अवस्था में होते थे, नाच रंग हुआ करता था, युद्ध क्षेत्र में जाने से पहले यहाँ पर मंत्रणा होती थी, सारे कारनाम यहाँ से होते थे, सारे देश के जो अपना राज्य क्षेत्र हुआ करता था, राज्य क्षेत्र का संचालन यहाँ से हुआ करता था। लेकिन ये टूटे फूटे जर्जर अवस्था में जो महल है, इनकी इस परछाई को इस पानी में देख करके जो स्वयं कवि जयशंकर प्रसाद बड़े बेचैन हो रहे हैं, और बेचैन होकर के कविता लिखने लग गए, कविता पाठ कर रहे हैं वहां पर बैठ करके कि कौन लेगा भार यह, जीवित है कौन, क्वेश्चन मार्क है, प्रश्नवाचक लगे, कौन लेगा भार यह, जीवित है कौन, सांस चलती है किसकी, कहता कौन ऊंची छाती पर, मैं हूं मेवाड़, मैं हूं मेवाड़ में हूं, अरावली श्रृंगशार समुन्नत सिर किसका, बोलो कोई बोलो, अरे क्या तुम सब मृत हो। कितनी बढ़िया लाइन है, दर्द भरी लाइन है, बड़ी करुणा से युक्त लाइन है। ये सब एक प्रकार से इसमें करुणा हो रही है, करुण रस भी हो सकता है। यानी कि बताओ ऐसे महलों को देख करके कभी उद्वेलित हो गया है, बेचैन हो गया है, व्याकुल हो गया है, और देखो कैसे कैसे प्रश्न हम लोगों से यहाँ पर कर रहा है। कौन लेगा भार यह, प्रश्नवाचक है। अरे ये भार कौन लेगा, ये वजन कौन उठाएगा, किसका भार? इन महाराणाओं के महलों की जो टूटी फूटी अवस्था में है, जो जर्जर अवस्था में है, इनको फिर से दुरुस्त करने का काम, फिर से सजाने संवारने का काम, फिर से उसी प्रकार की भूमि बनाने का काम, रणबांकुरा भूमि बनाने का काम, जो कभी किसी के सामने झुके नहीं, ऐसा कार्य करने वाला कोई है? प्रश्नवाचक है। अरे जिस समय कविता लिखी गई उस समय भारत क्या था, गुलाम था ना। 1889 में ना 1936 में मृत्यु, उस समय भारत क्या था, गुलाम। गुलाम भारत में लिखी गई ये कविता। भारत कैसा है, गुलाम, और गुलाम भारत में ये क्या लिखी गई है, कविता। और कविता में उन लोगों को याद दिलाना है जो गुलामी के क्या हो गए हैं, आदी हो गए। जो लोग क्या हो गए हैं, आदी, यानी गुलामी में जीने के आदी हो गए हैं। उन्हें गुलामी अच्छी लगती है, उन्हें परतंत्रता ही अच्छी लगती है, वो दूसरों के सामने सर झुकाना ही अच्छा लगता है। तो आज जो कवि जयशंकर प्रसाद हैं, वो आज के जो लोग हैं, जो जन हैं, जो देशवासी हैं, उनको याद दिला रहे हैं कि अपने पूर्वजों की याद करो, अपने पूर्वजों के पद चिन्हों पर चलो, जिन्होंने मरते दम तक, अंतिम सांस तक कभी किसी की अधीनता स्वीकार नहीं की।
कभी किसी की क्या नहीं की, अधीनता स्वीकार नहीं की, गुलामी स्वीकार नहीं की, तो तुम क्यों गुलाम हो? तुम उन मुट्ठी भर अंग्रेजों के कैसे गुलाम हो गए? तो बताओ कौन लेगा भार ये? अरे ऐसा भार कौन उठाएगा जो महाराणा प्रताप ने जैसा भार उठाया था, जिसने गुलामी में जीना नहीं सीखा, जिसने धरती पर सो लिया, घास फूस की रोटी खा ली, लेकिन कभी गुलामी नहीं स्वीकार की। तो बताओ ऐसा भार, ऐसा वजन, भार माने वजन, और ये किसका भार है? अपने राज्य क्षेत्रीय कार्यभार, अपने राज्य का संचालन का भार। कौन है? यानी कोई है जो इसको थाम सकता है? सभी भारतवासियों से प्रश्न कर रहा है। अरे तुम में से कोई है क्या? जीवित है कौन? अरे कोई जीवित बचा है क्या? है कोई जीवित बचा है जो कह सकता है कि मैं जीवित हूं और मैं इस देश का भार वहन करूंगा, मैं इस देश का शासन संचालन करूंगा और मैं देश को गुलामी की बेड़ियों से दूर निकालूंगा, मैं गुलामी की जंजीरों को तोड़ूंगा, मैं भारतीयों को फिर से स्वतंत्र कराऊंगा और फिर से उस महाराणा प्रताप के तरह ही मैं स्वतंत्रता में जीने के लिए तैयार रहूंगा। ऐसा कोई है? अरे तुम अपने को जीवित मान रहे हो क्या? जीवित है कौन? फिर से माता कि तुम जीवित हो क्या? अरे तुम जीवित बचे ही नहीं, तुम सब मर गए। क्या मर गए? तुम सब मर गए भाई। एक आदमी मरने के बाद मरा हुआ जिसकी सांसें समाप्त हो जाती हैं, लेकिन वो आदमी मरे हुए के समान है जो जीते जी मर गया। जो मनुष्य जीते जी अपना काम नहीं कर पाता, जो मनुष्य जीते जी अपना कार्य सही प्रकार से नहीं कर पाता, अपने कामों को सही प्रकार से अंजाम नहीं दे पाता, अपना उत्तरदायित्व वहन नहीं कर सकता, अपने जो रास्ता है उस रास्ते पर नहीं चल सकता, वो आदमी जीते जी मर गया। तो जीवित है कौन? तुम में से कोई जीवित बचा है क्या? प्रश्नवाचक है। अरे तुम तो सब मर गए हैं, सब मर गए तुम तो। अरे मरते नहीं तो ये बताओ, ये भार वहन करते, तुम देश का संचालन करते, तुम गुलामी में नहीं जीते, तो तुम में से कोई है जो इस मेवाड़ का भार वहन करेगा? अरे तुम में से कोई जीवित बचा है क्या? क्या सभी मर गए? सांस चलती है किसकी? कहता है कौन ऊंची छाती करके? अरे किसी के हृदय में सांसें चलती है क्या? अरे कोई जीवित है? सांस चल रही है क्या? अरे सभी मर गए, सबकी सांस बंद हो गई, तो सांस चलती है किसकी? प्रश्नवाचक की भाषा में है कि आज किसी की सांस चल रही है क्या? क्या आज कोई जीवित है? कहता है कौन ऊंची छाती करके? अरे कोई ऊंची छाती करके कहे, सीना तान करके कहे, 56 इंच की छाती बना करके कहे। कहता है कौन ऊंची छाती करके? मैं हूं मेवाड़ में। अरे कहे मैं मेवाड़ हूं, मेवाड़ यानी पूरा एक राज्य हूं, पूरे देश का भार। आज कोई ऐसा है जो यह कहे कि मैं मेवाड़ हूं, अर्थात मेवाड़ की रक्षा का भार मैं वहन करूंगा, मेवाड़ को फिर से मैं अपने एक नए रास्ते पर चलाऊंगा। कोई कहता है कि मैं मेवाड़ हूं, अर्थात मेवाड़ का भार मैं वहन करने वाला हूं। कोई है ऐसा? अरे तुम में से कोई ऊंची छाती करके कहता है, कह सकता है? कोई गर्व से कह सकता है? कोई सीना तान करके कह सकता है क्या? कोई बिना बेहिचक कह सकता है क्या? बिना डर के कह सकता है क्या? कोई बेखौफ ऐसा कह सकता है क्या कि मैं मेवाड़ हूं, अर्थात मैं इस मेवाड़ की रक्षा का भार मैं वहन करूंगा? तुम में से कोई बचाएगा? या सभी मर गए हैं? जीवित है कौन? अरे सभी जीवित है कि नहीं है कि सभी मर गए क्या? आगे कितनी बढ़िया लाइन है देखो। अरावली श्रृंग सा समुन्नत सिर किसका? अरावली माने अरावली पर्वतमाला है, प्राचीन बलित पर्वतमाला है अरावली पर्वतमाला, जो हमारे राजस्थान से गुजरती है। ऐसे ऐसे करके ये राजस्थान का नक्शा, ये क्या है? हमारे राजस्थान का नक्शा, और राजस्थान के नक्शे से ये जा रही है हमारी कौन सी पर्वतमाला? अरावली पर्वतमाला। यहाँ इधर क्षेत्र से जाती है गुजरात, गुजरात से निकलती है इधर कहाँ तक जाती है? दिल्ली तक जाती है। दिल्ली में जाती है कहाँ तक है? राष्ट्रपति भवन तक। प्राचीन बलित पर्वतमाला है जिसका 550 किलोमीटर के करीब अपना क्षेत्र राजस्थान में आता है। तो ऐसा कोई है जो अरावली श्रृंग, अरावली माने अरावली की श्रृंग माने चोटी, अरावली की क्या है? चोटी, और इन चोटियों के समान
सा माने समान, समुन्नत, समुन्नत माने ऊंचा, सिर किसका? अरे जैसे अरावली पर्वतमाला की ऊंची ऊंची चोटियां हैं जो ऊंचा सर करके खड़ी हैं, किसी का ऐसा अरावली पर्वतमाला के समान किसी का सर है? अर्थात कोई गर्व से खड़ा होने का अधिकारी है? किसी में गर्व से खड़े होने लायक क्या जज्बा है, जुनून है? तो बोलो अरावली श्रृंगसा समुन्नत सिर किसका? फिर से प्रश्न जगह किसी का है? अरे जो लोग डरते हैं, जो लोग डरपोक होते हैं, कायर होते हैं, भीरू होते हैं, उनका तो गर्दन अपने आप ही नीचे झुक जाती है, उनका सर तो अपने आप ही नीचे झुक जाता है, क्योंकि वो कार्य ऐसा कर ही नहीं सकते। तो बताओ ऐसा कौन है जो ऊंचा सर करके अपनी गर्दन को सीधा करके ये कहे कि मैं इससे अरावली पर्वतमाला के समान ऊंचा करके मैं लूंगा भाई मेवाड़ का भार, मैं वहन करूंगा, मैं मेवाड़ हूं, अर्थात इस मेवाड़ को मैं स्वतंत्र कराऊंगा। ऐसा कोई है? बोलो कोई बोलो। अरे क्या तुम सब मृत हो? फिर से प्रश्नवाचक चिन्ह है, बड़ी अच्छी भाषा है। अरे बोलो भाई बोलो, कोई बोलो तो सही। जब कभी इस प्रकार के प्रश्न पूछ रहा है कौन भाग लेगा, कोई जीवित है क्या, किसी की सांसें हृदय में चल रही हैं क्या, कोई कह सकता है कि मैं मेवाड़ हूँ, कोई ऊंची छाती करके कह सकता है क्या मैं मेवाड़ हूँ, कोई अरावली के समान कर सकता है कि मैं इसका भाग पहनूंगा, तो कोई नहीं बोलता। तो कहता है अरे बोलो कोई बोलो। अरे मैं जो कह रहा हूँ ये कोई समझ रहा है क्या? अरे कोई तो बोलो, किसी में तो इतना जज्बा होगा, जुनून होगा। अरे क्या तुम सब मृत हो? तुम सब मर गए क्या? सब मृत माने मरे हुए हो क्या? कोई ऐसा महाराणा प्रताप जैसा शक्तिशाली वीर आज इस धरती पर नहीं बचा क्या? क्या मेवाड़ भूमि क्या क्षत्रिय विहीन हो गई क्या? क्या मेवाड़ की भूमि पर आज ऐसा कोई बलशाली वीर नहीं बचा क्या जो आज इस प्रकार से अरावली पर्वतमाला की चोटी के समान ऊंचा सर करके कहे कि मैं मेवाड़ का भार वहन करूंगा? इस प्रकार से ये कवि जयशंकर प्रसाद ने प्रश्न किए हैं, प्रश्न क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, प्रश्नवाचक लगे हैं। तो कोई है जो मेवाड़ का भार वहन करे? कोई जीवित बच जाएगा? अरे किसी के हृदय में सांसें चल रही है क्या? कोई ऊंची छाती करके कह सकता है कि मैं मेवाड़ हूँ? कोई अरावली पर्वतमाला की चोटी के समान ऊंचा सर करके कह सकता है क्या? कोई बोलो तो सही। अरे कोई बोलो तो सही, कोई कहो तो सही कि हम इस मेवाड़ का भार वहन करेंगे। आगे क्या देखो, आज सेवा की कौन थामता है पतवार ऐसे अंधड़ में, अंधकार पारावार गहन नियति सा उमड़ रहा है ज्योति रेखा हीर क्षुब्ध होगी। आहा, एक वेदना का शब्द है। किसका शब्द है? वेदना का। वेदना क्या होती है? दुख होता है, कष्ट होता है, मुसीबत होती है, तो ये शब्द अपने आप ही मुंह से निकल जाते हैं। कोई आश्चर्य होता है, कोई किसी से कोई नफरत होती है, किसी से घृणा होती है, या भय लगता है, या किसी अनहोनी घटना जब कोई घटती है, तो इस प्रकार के विस्मयादिबोधक जो चिन्ह हैं वो अपने आप ही मुंह से निकल जाते हैं, अनायास ही निकल जाते हैं, बिना रोके टोके ही निकल जाते हैं। तो आहा इस खेवा की, आहा वेदना का शब्द, दुख भरा शब्द, इस माने इस खेवा की। खेवा माने कौन होता है? खेवा माने होता है नाव। खेवा माने क्या होती है? नाव। की माने की। देखो विस्मयादि बोधक चिन्ह है यहां तक। इस खेवा की, अरे कोई है, इस खेवा माने नाव की। कौन थामता है पतवार ऐसे अंधड़ में? क्या चल रहा है? अंधकार चल रहा है। क्या चल रहा है? अंधकार। और अंधकार में ये जो पतवार है, नाव है, किसमें फंस गई है? पानी में। पानी में नाव चल रही है। नाव चलते चलते अंधकार आया हुआ है। अंधकार आने पर उसमें पानी में तेजी से लहरें उठ रही हैं, पानी डोलने लग गया है और नाव भी डगमग डगमग डोल रही है। निश्चित है नाव डूबने ही वाली है, नाव पलटने ही वाली है। अब नाव पलट जाएगी तो मर जाएंगे, नहीं मरेंगे? सभी मरेंगे ना। तो ऐसा कोई है जो इस नाव को थाम सकता है ऐसे अंधकार में? तो देखो फिर से कवि का प्रश्न है, ऐसा कोई है जो ऐसे अंधकार में, ऐसे मुसीबत भरे समय में, ऐसे कठिनाई भरे समय में जो इस मेवाड़ की नाव को थाम ले, इस पतवार को थाम ले
अर्थात इस मेवाड़ भूमि को सुरक्षित निकाल लें, मेवाड़ भूमि को स्वतंत्र करा दें। अरे मेवाड़ की भूमि डोल रही है, अर्थात विदेशियों का शासन है, और इस विदेशियों के शासन में ऐसा कोई है जो विदेशियों को इस देश से बाहर निकाले, इस राज्य से बाहर निकाले? ऐसे मुसीबत भरे समय में कौन थामता है? कोई है जो इसको थाम सकता है, इसे सहारा दे सकता है? थामना वाले सहारा देना। अरे नाव चलाना वैसे टेढ़ी कीर है पानी में, लेकिन जब अंधकार और आ जाए, आंधी आ जाए, और आंधी के समय में जब नाव डोलने लग जाए, उस समय तो नाव थामना और भी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तो इसी प्रकार से ये जो मेवाड़ भूमि है, ये गुलाम हो चुकी है, ये परतंत्र हो चुकी है। तो कोई ऐसा है जो इसे गुलामी की जंजीरों से मुक्त करा सके? अंधकार पारावार गहन नियति सा। अंधकार माने अंधकार, पारावार, पारावार माने होता है समुद्र, गहन माने बहुत ज्यादा, गहन माने ज्यादा, नियति माने भाग्य। नियति माने क्या होता है? भाग्य। सा माने क्षमा। अंधकार पारावार गहन नियति सा। जो अंधकार है, जो अंधेरा है, किसके समान है? पारावार यानी समुद्र के समान है। अंधकार बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, यानी मुसीबतें ज्यादा हैं, कठिनाइयां बहुत ज्यादा हैं, मुश्किलें बहुत ज्यादा हैं। किसके समान है? समुद्र के समान है। उन मुश्किलों से पार पाना कोई ऐसे नहीं है, कोई ऐसे वैसे कोई पार पाले। उन मुसीबतों से पार पाना बहुत टेढ़ी कीर है। तो अंधकार पारावार और गहन नियति सा। क्या नियति सा मानिए भाग्य का सा खेल है, ये भाग्य का खेल है भाई। इतना जो अंधकार है, इतनी जो मुसीबत आई है, सब भाग्य का खेल है। उमड़ रहा है ज्योति रेखा हीन क्षुब्ध हो। उमड़ रहा है माने उमड़ आया है, ज्योति माने प्रकाश, रेखाहीन यानी रेखा से विहीन, जिसमें कुछ भी दिखाई ना दे, रेखा विहीन अर्थात जिसमें कुछ भी दिखाई ना दे, क्षुब्ध होकर के, क्षुब्ध माने होता है निराश होकर के, मायूस होकर के। उमड़ रहा है ज्योति रेखाहीन क्षुब्ध होके, यानी आज जो प्रकाश है वो ऐसे उमड़ रहा है कि उसमें क्या नहीं है? रेखा विहीन नहीं है, अर्थात रेखा विहीन है, यानी कि वो रेखा से भटक चुका है। अर्थात जो प्रकाश है, अर्थात यहाँ के लोगों की जो सोच है वो बदल गई है। जैसे सूर्य की किरणें भटक जाएं, अपना रास्ता बदल जाएं, तो अंधकार फैल जाएगा। इसी प्रकार से आज मनुष्य रेखाहीन हो गया है, क्षुब्ध हो गया है, निराश हो गया है, मायूस हो गया है, और वो सही प्रकार से अपने कार्य को नहीं कर पा रहा है, और ना कर पाने के कारण आज मेवाड़ की भूमि गुलाम बनी हुई है। इस प्रकार से कवि जयशंकर प्रसाद कह रहे हैं कि कोई ऐसा है, ऐसे अंधकार में, ऐसे मुसीबत भरे समय में कोई इस मेवाड़ की भूमि का भार को वहन कर सके, और कोई कह सके कि मैं मेवाड़ हूं और मैं मेवाड़ की रक्षा का भार वहन करूंगा। धन्यवाद। अच्छी